नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई टैक्स पेयर कोई रेजिडेंशियल हाउस को सेल कर देते हैं तो उस पे कैपिटल गेन अराइज होता है। ठीक है, अब उस कैपिटल गेन पे उनको कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे केस में वो अपने टैक्स से कैसे बच सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। यानी कि अगर आप रेजिडेंशियल हाउस को सेल करते हैं तो उसको उस पे कैपिटल गेन एग्जम्पशन आप किस तरीके से ले सकते हैं, यानी कि टैक्स में छूट किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं, कैसे आप बेनिफिट उसका पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप रेजिडेंशियल हाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि सेल कर रहे हैं, तो वहां पे तीन ऑप्शन है आपके पास, तीन तरीके से आप उसका एग्जम्पशन ले सकते हैं। पहला जो है, आप एग्जम्पशन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस, इन 1 और 2 रेजिडेंशियल हाउस में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको उसका जो है एग्जम्पशन मिल जाएगा। जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है उस पर कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाएगा, जो कि सेक्शन 54 में आपको ये एग्जम्पशन दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के बॉन्ड अगर आप खरीद लेते हैं तो आपको ऐसे केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगली चीज, जो तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप रेजिडेंशियल हाउस को सेल करने के बाद जो वहां से पैसा आ रहा है उसको आप किसी न्यू स्टार्टअप बिजनेस में लगाइए और वहां का कम से कम 25% शेयर आप परचेज करिए, तो ऐसे केस में भी आपको वहां पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा 1 बाय 1 करके थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन में क्या कितना अमाउंट हमको एग्जम्पशन दिया जाएगा वहां पे, इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं आपको कि जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म की नहीं। तो उस पे एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, तो दोस्तों पहला तो है इन्वेस्टमेंट करिए इन 1 और 2, यानी कि मैक्सिमम 2 रेजिडेंशियल हाउस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं, इन इंडिया अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि घर बेचने से पहले, घर बेचने से कितने दिन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर दें नए प्रॉपर्टी में, यानी कि नए रेजिडेंशियल हाउस में। तो दोस्तों परचेज कर लीजिए विथ इन 1 ईयर या 1 ईयर और 2 ईयर आफ्टर, एंड कंस्ट्रक्शन विथ इन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी कि आप 1 साल पहले परचेज किए हों, यानी कि ट्रांसफर करने से 1 साल पहले परचेज, या 2 साल बाद आपने बनवा लिया हो, या 3 साल के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करवा लिया हो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर की डेट से 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर जो भी कंडीशन लागू हो आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया हो, तो आप सेक्शन 54 का एग्जम्पशन पाने के लिए एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं और टैक्स से आपको रिलीफ मिल जाएगा वहां पे। अब अगला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई कितना अमाउंट हमें एग्जम्पशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन जो आपको हुआ है प्रॉपर्टी सेल करके, वो कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस विच एवर इज लोअर, यानी कि अगर मैं बात करूं जो प्रॉपर्टी आपने सेल किया था उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लो 500 हुआ था और आपने नए घर में 400 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, तो विच एवर इज लोअर यानी कि 400 आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आपने 500 का इन्वेस्टमेंट कर दिया नए प्रॉपर्टी में, नए रेजिडेंशियल हाउस में, तो आपको पूरा कंप्लीट 500 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब यहां पे सवाल यह है कि सर मैंने तो 600 रुपए खर्च कर दिए, कैपिटल गेन आया था 500 और मैंने नया प्रॉपर्टी 600 का ले लिया, तो मैक्सिमम दोस्तों 500 तक ही, यानी कि कैपिटल गेन तक मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको यहां पे मिलेगा। तो पहला ऑप्शन आपके पास था ये कि रेजिडेंशियल हाउस को ट्रांसफर करके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आया उसको आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 और मैक्सिमम 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो आपको 54 का एग्जम्पशन यहां पे मिल गया। ये था पहला पॉइंट। ओके, आइए दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि दूसरा ऑप्शन आपको क्या है जहां पे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट किया हुआ है ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन एग्जम्पशन लेने का आपका ये है, दूसरा फायदा, दूसरे तरीके से आप फायदा ये ले सकते हैं कि आपने जो आपका कंसिडरेशन मिला हुआ था उसको आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है कहां पे, बॉन्ड में। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किए गए हैं बॉन्ड, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि उन्हीं बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, आप पे टैक्स की छूट दी जाएगी। पहला है यहाँ पे NHAI का बॉन्ड, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड, और दूसरा है
RECL का बॉन्ड, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बॉन्ड अगर आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये नोटिफाइड बॉन्ड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। और ये एग्जम्पशन मिलेगा आपको सेक्शन 54 EC के अंदर, ठीक है, सेक्शन 54 EC के अंदर इसका एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। अब सवाल ये है यहाँ पे कि भाई एग्जम्पशन तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमें अपनी प्रॉपर्टी सेल या ट्रांसफर करने के कितने दिन के अंदर, कितने पीरियड में हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए इन बॉन्ड्स में। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट विथिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जिस दिन आपने अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया था, उस ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर आप इन 2 बॉन्ड्स में 6 महीने के अंदर अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 54 EC के अंदर आपको इसका जो है अल्टीमेटली एग्जम्पशन मिल जाएगा और आप कैपिटल गेन टैक्स से बहुत हद तक रिलीफ पा सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें 54 EC में जो है कितने तक का फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल गेन का अमाउंट या अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, यानी कि कैपिटल गेन जो आपका आया हुआ है ट्रांसफर करके वो, और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगा उसी का एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 54 EC के अंदर मैक्सिमम आप 50 लाख तक का ही एग्जम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपका जो सेल्स कंसिडरेशन था वो 90 लाख का था, ठीक है, आपने 60 लाख रुपीज के बॉन्ड खरीद लिए, तो आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन जो है 50 लाख तक ही दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट एग्जम्पशन लेने का कि भाई 54 EC में अगर जो नोटिफाइड बॉन्ड है उसमें अगर आप पैसा लगा देते हैं तो वहां पे आपको एग्जम्पशन इसका मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है, तीसरा ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप इंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल स्टार्टअप का मतलब ये है जो टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी से जो ड्राइव हो रहे हैं, उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है अपनी रेजिडेंशियल हाउस को बेच के, यानी कि जो आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है उस पैसे को आप एलिजिबल स्टार्टअप बिजनेस में लगाएंगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 GB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ठीक है। अब दोस्तों, 54 GB का एग्जम्पशन लेने के लिए न्यू स्टार्टअप बिजनेस में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें लेने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन पहला ये है कि जो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी इनकॉर्पोरेट उसी फाइनेंशियल ईयर में हुई हो या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई हो, रिटर्न फाइल करने से पहले, यानी कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से पहले वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। अगली चीज, आपने जो भी नेट कंसिडरेशन मिला हुआ है रेजिडेंशियल हाउस को सेल करके, उसको आपने कम से कम उस कंपनी के 25% की होल्डिंग आपने परचेज कर ली हो, यानी कि कम से कम 25% की शेयर आप उसमें होल्ड करते हो। लेकिन ये होल्डिंग आपको लेनी है कंपनी में रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले, यानी कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट दी गई है उससे पहले आप न्यू स्टार्टअप कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन ये भी है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे 25% का शेयर उस न्यू स्टार्टअप कंपनी में, तो वो न्यू स्टार्टअप कंपनी का जो पैसा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा उस कंपनी में लगाया है, 1 साल के अंदर यानी कि विथिन 1 ईयर वो कंपनी उसका प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट सेम फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि ट्रांसफर वाले फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, कम से कम 25% आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगली चीज, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस पैसे से कंपनी विथिन 1 ईयर, ठीक है, विथिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया है उस दिन से 1 साल के अंदर उस कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया हो, तब जाके आप एलिजिबल हो जाएंगे कुल मिला के 54 GB का एग्जम्पशन लेने के लिए। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो अब इसमें एक बात और है कि अगर आपने एंटायर नेट कंसिडरेशन आपने इन्वेस्ट कर दिया है न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, तो एंटायर जो कंसिडरेशन है वो री इन्वेस्ट कर दिया है कहाँ पे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, तो आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो है आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात चल रही है कि कितना एग्जम्पशन हमें मिलेगा, ठीक है।
और अगर आपने ओनली पार्ट ऑफ नेट कंसीडरेशन री इन्वेस्टेड इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो अगर आपने नेट कंसीडरेशन का कुछ पार्ट केवल प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जम्पशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ, प्रोपोर्शन जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी डिवाइड बाई नेट कंसीडरेशन का जो प्रोपोर्शन आएगा मल्टीप्लाई बाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि जो रेजिडेंशियल हाउस आपने ट्रांसफर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो वहां से जनरेट किया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वांटम निकल के आएगा उतना एग्जम्पशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 बातें आपके लिए हमने ओपन की कि अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस को सेल किया है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जनरेट हुआ है, तो अगर आप एग्जम्पशन नहीं लेते हैं तो सीधी सीधी यहाँ पे जो टैक्स है वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे सहूलियत दी है कि अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं तो जो अभी मैंने 3 ऑप्शन बताए हैं उन 3 ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करिए। डिफाइंड जो स्पेसिफाइड टाइम है उस टाइम विद इन टाइम फ्रेम के अंदर आप उसमें इन्वेस्ट करिए, तो आपको इन 3 धाराओं के अंदर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी कि 54 और 54 EC और 54 GB। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ये जानकारी नहीं होती कि उन्होंने रेजिडेंशियल हाउस जो बेचा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें हुआ है, बहुत हैवी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लोगों को होते हैं, तो वहाँ पे टैक्स से कैसे बचा जाए। तो इसके ऊपर ये वीडियो है बेसिकली, और होपफुली ये आपको काफ़ी रेलिवेंट होगी ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। फॉर एनी गाइडेंस, फॉर एनी एडवाइस, यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।